भारत में महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए तमाम तरह के मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। महंगाई किस तरह से बढ़ती जा रही है, इसे देखते हुए सरकार की तरफ से कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट का संकट विकराल होता जा रहा है। ट्रंप और ईरान एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और हालात महायुद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में संकट बरकरार रहा तो महंगाई पर कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि देश की मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन में अस्थिरता और बेरोजगारी जैसे बड़े जोखिम बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में हालात और विकराल हो सकते हैं, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच देश की आर्थिक स्थिति जटिल हो गई है। जंग के बीच भारत के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। महंगाई डायन सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। सरकार ने महंगाई से बचने के लिए कई उपाय भी किए हैं, जिसका देश में अमल भी शुरू हो चुका है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी संकट बढ़ने लगा है। इसकी वजह होर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही को प्रभावित होना माना जा रहा है, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसकी एक वजह सप्लाई चेन पर असर को भी माना जा रहा है, जिससे भारत में महंगाई दर में अचानक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। Of course, the rupee, 96.3 at this point of time, an all-time low. I think rupee is gradually moving towards the century mark, which is causing increasing concern within India as far as our current account deficit and imports are concerned. It's Donald Trump again as far as the market's sentiments are concerned. Nifty trading at the moment down by about 180 to 190 points. Sensex more than 550. वहीं देश में ऊर्जा संकट और महंगाई की मार के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी माना है कि होर्मुज में हालात सामान्य नहीं है। नतीजतन इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कच्चे तेल, एलपीजी और नेचुरल गैस के आयात पर भी असर पड़ा है। इसके बावजूद देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। इन तमाम संकटों को समझने के लिए मिडिल ईस्ट के हालात को जानना बेहद ज़रूरी है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद सीज़ फायर लागू हुआ, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल रही। ट्रंप के चीन दौरे से मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के आसार जगे। ट्रंप और जिनपिंग होर्मुज खुलवाने को लेकर एकमत दिखे, लेकिन ईरान का अड़ियल रुख बरकरार है। ऐसे में ट्रंप के बीजिंग से लौटते ही जंग की आशंका बढ़ गई है। दरअसल ऐसा लगता है कि अब दोबारा मिडिल ईस्ट में तबाही आ सकती है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस को तबाह करने की धमकी दी है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को खुली चुनौती दी है कि फास्ट चलो वरना कुछ नहीं बचेगा। ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर जंग छिड़ी तो मंदी के दौर से गुजर रहे दुनिया के लिए हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है और हमारा देश करीब 80% कच्चा तेल और एलपीजी के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है, जिसमें भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल और एलपीजी इसी रास्ते से आता है।
तेल मिडिल ईस्ट में तनाव के करीब 80 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से देश में रुपए में कमजोरी और वित्तीय दबाव का भी असर देखा जा रहा है। तेल आयात के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने से देश के व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ गया है, जिससे भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। सोमवार को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 96 रुपये 13 पैसे पहुंच गई है। जंग की वजह से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में भी भारी गिरावट आई है। मंदी के दौर में IMF के GDP से जुड़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गंभीर आर्थिक अस्थिरता और घरेलू मांग में कमी की वजह से GDP वृद्धि दर 6.5% पर आ गई है। हालात बदलने से भारत दुनिया की 5वीं नहीं बल्कि छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये बदलाव मुख्य रूप से डॉलर में मापे जाने वाले GDP के पैमाने पर है। हालांकि इस गिरावट को बीजेपी जंग का असर बता रही है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम पूरे दुनिया में बढ़े हैं। सऊदी अरब के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहां 30%, 20%, 50%, 80% तक दाम बढ़े। लेकिन भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दुरागमी नीति के वजह से आज ये हो रहा है कि हम सिर्फ 3% के करीब पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े। लेकिन जिस तरह इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि दाम क्यों बढ़ा दिए 3%, दूसरी तरफ तेलंगाना में वैट लगा दे रहा है। देश में बढ़ती महंगाई पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन के दामों में इजाफे पर सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। देखिए, 12 साल में सरकार की उपलब्धि तो वाकई बहुत लाजवाब है। आप समझिए ना, पिछले 1 साल के अंदर 12% जो है इस देश का जो है रुपया जो है करेंसी हमारी है वो डिवैल्यूएट कर गई। विश्व में प्रतिस्पर्धा रिकॉर्ड बनाने की हमारी हो रही है कि हम कितना नीचे गिर रहे हैं। 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जाए तो बड़े बड़े कारपोरेट का 16 लाख करोड़ रुपये माफ़ किया और आम किसान, आम मजदूर, आम जो नौजवान हैं वो सड़कों पर महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। ये बीजेपी सरकार की, मोदी जी की उपलब्धि है। हाँ, मोदी जी ने वाकई शायद सात उन्होंने वो किया है ना, सात वचन। अब वो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जा रही है, शादी वाले वचन, तो शादी वाले तो मोदी जी को भी याद नहीं है। पर जो वचन उन्होंने दिया है, सच पूछिए तो उस वचन का एक तरह से खुद ही मजाक उड़ाया पहले उन्होंने खुद चुनाव से पहले, और अब उनके मंत्री जो हैं उनमें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। 2025 में भारत की GDP 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही, जो ब्रिटेन के 4 ट्रिलियन डॉलर से महज कुछ पीछे थी। IMF के मुताबिक भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यानी अगले कुछ सालों में भारत की आर्थिक कोशिशें सिर्फ रिकवरी की नहीं बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने की होगी। लेकिन ताज़ा हालात बेहद गंभीर हैं। महंगाई बढ़ रही है, औद्योगिक उत्पादन गिर रहा है। इसका सीधा असर मिडिल और गरीब तबकों पर पड़ रहा है। सरकार घरेलू मोर्चे पर जितनी कदम उठा ले, जब तक वैश्विक मोर्चे पर जंग शांत नहीं होती, तब तक देश के आम आदमी की रसोई और जेब पर खतरा बरकरार रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। आकाश भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, 96 क्रॉस कर गया है डॉलर। क्या डॉलर और गिरेगा? इसका क्या इम्पैक्ट बाजार पर पड़ेगा? और साथ ही साथ आपने देखा, हम तीसरे से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था कुछ दिनों के लिए पहुंच गए, हो सकता है फिर से हम तीसरे पर पहुंच जाए। इसका भारत की आर्थिक सेहत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? दीपक जी, बड़ी खुशी होती है देश के नंबर 1 जर्नलिस्ट के साथ शो करके। याद है 2007-8 में जब अमेरिका की कॉस्ट की प्रॉब्लम सब प्राइम थी, तब आपके साथ बहुत जबरदस्त इकोनॉमी के शो किए थे। अब डॉलर की जहां तक बात है दीपक जी, मेरा ये मानना है कि डॉलर 100 रुपए क्रॉस कर सकता है, जी हाँ, सेंचुरी बना सकता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉलर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरी कड़वी सच्चाई ये है कि अब इन्फ्लेशन भी और बढ़ने की संभावना। आज 8.3% WPI होलसेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन 3.48 पे है,
दीपक जी जो हिसाब चल रहा है, मेरा मानना है अगर ये युद्ध 15 दिन और चल गया, और युद्ध से मेरा मतलब जरूरी नहीं कि युद्ध जो है आर्मामेंट्स वाला युद्ध हो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 15 दिन ना खुली तो हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन 5.5% पे पहुंच जाएगी। और जिन चीजों की तरफ अभी आपने इशारा किया वो हो सकती है, ये कड़वी सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में 3 से 4% जीडीपी डाउन जा सकती है, छटनी हो सकती है, नौकरियां जा सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है। स्टैगफ्लेशन दर्शकों इसे हम कहते हैं, स्टैगफ्लेशन एक तरफ इकोनॉमी का स्टैग्नेट कर जाना यानी कमाई रुक जाना, फ्लेशन यानी क्या होगी जब लोगों की कमाई रुक जाए और खर्चे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो दूध और सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। अब हर घर है जहां चाय बननी है, हर घर है जहां सब्जी बननी है। सीएनजी के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। अब कमर्शियल एलपीजी मात्र इंडस्ट्री में तो यूज होती नहीं है, ढाबे और रेडी पे भी यूज होती है। अब बहुत से ऐसे जो प्रवासी मजदूर हैं जिन्होंने घर से बाहर खाना खाना है, 50 रुपए का खाना जो है रेडी पे खाया जाएगा, वो भी महंगा हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अब मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में पूछे दीपक जी, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जीडीपी कम होगी, जीडीपी कम होगी, डेफिसिट बढ़ेगा, टैक्सेस और लगेंगे, तो हम एक कुछ चक्कर में पहुंच गए हैं। दीपक जी आगे मैं एक और चीज रखना चाहता हूं आपके सामने। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज मात्र यूएस और ईरान का बैटल ग्राउंड नहीं रह गई है, सारे कंट्रीज का स्टेक है। देखिए लड़ वो लोग रहे हैं, समझौता उनका नहीं हो रहा, गरीब आकाश इंदल के देश का मारा जा रहा है। तो अब सबका स्टेक है, सबको वहां पे एक्शन में आना होगा, चाहे समझौता कराने वाले बने चाहे कुछ। तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री साहब के से अपील करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, दीपक जी आपका प्लेटफॉर्म सब जगह देखा जाता है जहां आप बैठते हैं, कि अब आप प्लीज इंटरवीन कीजिए इसमें। आप ग्लोबल नेता हैं, आपकी दुनिया भर में इज्जत है, आप इंटरवीन करके कोई समझौता कराइए, क्योंकि अब हमारा भी स्टेक है, नुकसान हमारा भी हो रहा है। ये मात्र अमेरिका और ईरान का इशू नहीं रह गया, सारी दुनिया इंपैक्ट हो रही है, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो। और ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ -3%, मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, यहां मैं ये नहीं कह रहा कि 3% कम हो जाएगी, अब से नेगेटिव में 3% चली जाएगी। और एक और कड़वी बात बोल दूं, कई जगह दुनिया के हिस्सों में बच्चों के मुंह से दूध का गिलास भी छिन जाएगा, लोगों के पास किराया देने के पैसे नहीं होंगे, घर पे भोजन बनने के पैसे नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी के बिना ना इंडस्ट्री चलनी है, ना रेस्टोरेंट चलना है, ना ही माफ कीजिए घर की रसोई चलनी है। तो हालात बहुत बुरे हैं और इस बुरे हालात को जल्द ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। ग्लोबल नेताओं को आगे आना होगा। मात्र यूएस ईरान के लिए एक फुटबॉल का मैच नहीं रह गया कि दोनों प्लेयर मजे ले रहे हैं, उधर किक कर, ऐसा नहीं है। बाकी दुनिया को स्पेक्टेटर बन के नहीं रहना होगा, ठीक है, बाकी दुनिया को एक्शन में आना होगा। लेकिन आकाश जिंदल जी तो तबाही सुन कहाँ रहा, कोई किसी की सुन कहाँ रहा है। कोशिश तो हर कोई कर रहा है लेकिन कोई किसी की सुन कहाँ रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और क्या ट्रंप को कोई समझा सकता है? बताइए संजीव श्रीवास्तव जी, क्या ट्रंप को कोई समझा सकता है? देखिए दीपक जी, जिंदल साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। और मैं भी ये मानता हूं कि ये जो वैश्विक संकट है ये पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे, बड़ी चुनौतियां पैदा करने जा रहा है। और यदि समय रहते विश्व के जो नेता हैं उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए तो ये जो पूरा संकट है वो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया, कि ये पूरे विश्व को काफी जो है निचले स्तर पर, जो गरीबी की रेखा से तमाम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो बाहर आए वो फिर से उसी में जा सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। जहां तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझाने का जो का प्रश्न है दीपक जी, देखिए वहां पर अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर इलेक्शंस अभी आने वाले हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वो स्थितियां ऐसी ही बनी रही और अमेरिका में भी प्राइस राइज वहां लगातार देखा जा रहा है, वहां के लोगों के अंदर भी एक तरह के असंतोष की स्थितियां अगर गहरी हुई तो उसका जो खामियाजा है उनको आने वाले इलेक्शंस में भुगतना पड़ सकता है। और कई बार कई राष्ट्रों के जो नेता होते हैं, जो जरा कहीं भी अगर उनके अंदर कोई डोमिनेटिंग प्रवृत्तियां होती हैं तो वो जब खुद के लिए समस्याएं जो खड़ी कर लेते हैं, वो परिस्थितियां ही उन्हें समझा देती हैं और वो परिस्थितियों के विकट होने की वजह से भी अपने जो निर्णयों में बदलाव लाते हैं, अपने अप्रोचेज में बदलाव लाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कोई एक्सेप्शन नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है
लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा दीपक जी कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बढ़ेगा। और ईरान एक रेस अगेंस्ट टाइम में है, और यदि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ऐसे ही ब्लॉकेट करके रखा और अमेरिका ने, जाहिर है कि वो काउंटर ब्लॉकेट में अमेरिका भी तब तक नहीं हटाएगा, तो ऐसे में ये जो ईरान के जो तेल के कुएं जिस दिन वो ठप पड़े उसके बाद वो जो तेल के कुओं को रीस्टार्ट करने का जो कार्य है वो बड़ा लंबा खिंचता है, और उसमें हर तरीके की जो है कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं और हर तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन अगर जस्ट ठप होता है तो उसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करने की स्थिति में पहुंच जाएगी। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है, जैसे कि मैं पहले भी दीपक जी कहता रहा हूं, कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्मलाइजेशन करना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, ईरान के लिए भी आवश्यक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक है। और जाहिर है कि भारत हो, चाइना हो और यूरोपीय राष्ट्र हो, पूरा विश्व इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के 20% का जो डिपेंडेंसी थी उससे गहरे तरीके से प्रभावित है। तो मेरा ऐसा मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि विश्व के जो नेता हैं उन्हें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डी वेपनाइजेशन के लिए, डी कम्बैटाइजेशन के लिए और उसके नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रयास तेज करने होंगे, और सिर्फ कथनों से काम नहीं चलेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं दीपक जी आपके सवाल के जवाब में, कि जो रशिया और चाइना जैसे राष्ट्रों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम को इस बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं, उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने का कार्य करें, अन्य जो डिफरेंसेस हैं उस पर आप बात करिए, लेकिन ये जो आपने ब्लॉकेट कर रखा है जिससे कि आपकी इकोनॉमी स्वयं और पूरी विश्व की इकोनॉमी प्रभावित है, वो नहीं होना चाहिए। तो सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, सारे विश्व के नेताओं को संजीव श्रीवास्तव, ये अदर सिचुएशन है, ये अदर सिचुएशन है, मैं आपकी बात मानता हूं। और जब से युद्ध शुरू हुआ आपने हमेशा इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है कि भाई ईरान को भी समझना चाहिए, अमेरिका को भी समझना चाहिए, वो समझेंगे। समझते समझते 80 दिन हो गए, पूरी दुनिया की हालत खराब है और सबसे ज्यादा हमारी हालत खराब है। शारदेंदु जी, आपको लगता है कोई प्रोएक्टिव स्टेप उम्मीद की जा रही थी कि चाइना विजिट के बाद कुछ होगा? दोनों एक दूसरे को धमकी दिए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो है वो जो हमला करेंगे, और ट्रम्प कह रहा है कि मिटा देंगे। वो तो पहले दिन से, वो तो मिटा चुके हैं अभी तक कई बार ईरान को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को समझाए कौन? वो किसी की सुनते कहाँ है? ना तो वो सेंटकॉम की सुन रहे हैं, ना वो मार्को रूबियो की सुन रहे हैं, ना तमाम 40 देशों का जो संगठन बना जिन्होंने बोला कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लाएंगे, उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा ब्लॉकेट लगा रखा है आपने इंडियन ओशन में, उसके खोलने की आप क्यों नहीं बात करते? 3-3 जंगी बेड़े वहां क्या कर रहे हैं? जब आपको इतना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चिंता है तो आप पहले ब्लॉकेट खोलिए, उनके सैंक्शन को एक टाइम बाउंड तरीके से रिलीज करिए। देखिए, जिम्मेदारी बड़ी देश की है, हम ना अमेरिका ने पहले किया है। एक छोटा देश अपने अस्तित्व के लिए, अपने सुरक्षात्मक नीति को आगे प्रोग्रेस करने के लिए वो जद्दोजहद लड़ रहा है, उसका कितना डिस्ट्रक्शन आपने कर दिया। और जब आप उसको बोलते हैं कि टाइम इज रनिंग आउट, हम एक एक ब्रिज उड़ा देंगे, इस तरीका। और आपकी विजिट जो चाइना, आप बहुत बड़ा प्रपोजल लेके गए थे, पूरा रिजल्ट सिफर में निकला है, कुछ भी आपने हासिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एरोगेंस है। आप उतरे तो बीजिंग में बड़े सहन के उतरे थे, लेकिन जब आप वापस पहुंच जाते हैं वॉशिंगटन में और जब आप व्हाइट हाउस में बैठते तो फिर वही एरोगेंस, फिर वही बोलते हैं कि टाइम इज रनिंग आउट, और ईरान को सबक सिखा देंगे। तो इस तरीके की रणनीति नहीं चलने वाली है। आप ईरान पे तो दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन विश्व के सारे देश, सब, उसमें इंडिया भी शामिल है, अमेरिका पे प्रेशर बनाने में हम पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, और इसका सोल्यूशन अमेरिका से ही निकलता रहेगा। आप आज की डेट में अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोल देता है और आप अपने जंगी बेड़े लेके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुस जाते हैं और वहां डीमाइनिंग करते हैं और तमाम तरीके के आइलैंड को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी कई तरीके से डिफरेंट लेवल पे काम करती है, तो अब ईरान कहीं का नहीं रहेगा। ईरान की शंका यही है, और ईरान का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि वो परमानेंट सोल्यूशन चाहता है। हर 6 महीने पे आप उसके ऊपर ना हमले कर दे, हर 6 महीने बाद ना उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट करें। तो जब तक आप क्या कहीं मंशा है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म नहीं होंगे, इनरिच यूरेनियम आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप ब्लॉकेट जारी रखेंगे और ईरान आपके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। देखिए, विश्व की जो इकोनॉमी है, तमाम देशों की आज की डेट में जो रेजिलियंस पार्ट होता है इकोनॉमी का, वो खत्म हो गया है।
अब वो कितना हर जगह देखिए क्राइसिस हो रहा है। हिंदुस्तान में ये फेल्ट होने लगा है। जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, देखिए कोरोना में अनऑर्गेनाइज सेक्टर करीब करीब वहां पे निकल गए, लेकिन अब ये इफेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसलिए आ रहा है कि रेडी वाले जो बाहर स्ट्रीट पे खाना खाते हैं, जो आपका कम्यूट करते हैं, दिन रात बसों में चल रहे हैं या दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट कर रहा है। और आज के डेट में हर जगह देखिए एक दिमाग में एक संशय बन गया है कि कल को क्या होगा। कल को हमारे जो पेट्रोलियम जो डिपो के जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिक्लाइन पे जा रहा है। इकोनॉमी रिसेशन में जाती हुई नजर आ रही है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हिंदुस्तान के जो मेन दो सेक्टर हैं, दोनों ही इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हमने कोई ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया नहीं है। 41 देशों से आपने समझौते कर रखे कि आपको पेट्रोलियम सीएनजी पीएनजी मिलेगा, लेकिन आ रहा है एट द कॉस्ट। आप देखिए इतना लंबा ट्रांसपोर्टेशन रूट और कॉस्टिंग और प्लस इंश्योरेंस, अगर सारी चीजें काउंट करें तो एक भयावह स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लिहाजा एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, और सोल्यूशन निकलता है अमेरिका की धरती से। उनको डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपनी इन जो विघटनकारी और जिस तरीके से स्ट्राइकिंग मिलिट्री जो माइंडसेट उनका बना हुआ है वो तोड़ना पड़ेगा। देखिए पीस की तो बात ईरान करेगा ही करेगा आज की डेट में, क्योंकि उसके पास अब बचा ही कुछ नहीं है। उसने इस सीज फायर के जो ड्यूरेशन है उसमें अपने सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को रीग्रुप करने की कोशिश की है। लेकिन जब आप आर्मी की कंपैरिजन करते हैं अमेरिका के साथ, तो ईरान के पास कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी लड़ रहा है सर, 80 दिन से, और खड़ा हुआ है और धमका रहा है, खड़ा हुआ है और धमका रहा है। मैं फिर से आकाश जिंदल जी के पास चलूंगा। आकाश जिंदल जी, ये जो नई ड्राइव चली है कि पेट्रोल बचाओ, एक दिन मेट्रो डे, गाड़ियां कम करो, लेकिन ये तो नेसेसिटी है ना। कितनी ये बचत कर पाएगी? क्या सोने का $72 बिलियन बचा लेने से हमारी इकोनॉमी जो रिसेशन की तरफ जा रही है वो बच पाएगी? आप कैसे देखते हैं स्मार्ट यूज के इस फॉर्मूले को? सरकार इसे ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं कह रही। दीपक जी, शॉर्ट टर्म में तो ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि आज की तारीख में फॉरेक्स रिजर्व बहुत जरूरी है। 9 जुलाई 2022 आपने बहुत खूबसूरती के साथ शो किया था, मेरी खुशकिस्मती थी, आपका गेस्ट था, जब श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल पैलेस का जो हाल किया था लोगों ने, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व वहां खत्म हो गए थे। लोग किस तरीके से वहां स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, किचन के अंदर खाने खा रहे थे, और वो भी जो आपके साथ किया था जब पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी। दोनों जगह फॉरेस्ट का क्राइसिस आया था। तो शॉर्ट टर्म में फॉरेस्ट क्राइसिस मैनेज करना जरूरी है। प्रधानमंत्री साहब की बात को मानता हूं, सोना कम खरीदा जाए, मेट्रो में जाया जाए, कार पूलिंग की जाए, ईवीज को यूज किया जाए, लेकिन साथ ही साथ दर्शकों को बता दूं, लॉन्ग टर्म के भी हमने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। एक तो पाइपलाइन बिछ रही है क्रूड ऑयल के लिए, अब वो पाइपलाइन होगी तो कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली कोई चीज नहीं हो पाएगी। दूसरा, इंडिया से बाहर अब कब बिछेगी पाइपलाइन आकाश जी? हम टाई अप कर रहे हैं। तीसरा, शॉर्ट टर्म, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब बिछेगी पाइपलाइन? सर, ये सालों का मामला है, एक दिन का थोड़ी है, ये दशकों का मामला है पाइपलाइन बिछाना। मैं मानता हूं दीपक जी कि पाइपलाइन में टाइम लगेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, गोल्ड कम लिया जाए, पेट्रोल डीजल कम यूज किया जाए। अच्छा, इनका भी नेगेटिव इंपैक्ट है। इससे क्या है, कंजम्पशन इंपैक्ट होती है। अब ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों को दिक्कत आ रही है, एविएशन इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है, लेकिन अब ये मजबूरी है। हुआ क्या, हिंदुस्तान ग्रो करता गया। प्रधानमंत्री साहब ने कहा आत्मनिर्भर भारत, बहुत अच्छी बात कही। आत्मनिर्भर होते गए, ग्रो भी करते गए, जैसे आपने दीपक जी सही कहा, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। लेकिन एनर्जी में 85% डिपेंडेंस हमने किसी और पे रखी, गैस में हमने डिपेंडेंस और रखी। तो एक मैसेज बड़ा क्लियर हो गया है कि आज के जमाने में एनर्जी पे भी हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। वरना कल, अब मेरे मित्र बात कर रहे थे कि ईरान का स्टैंड सही है, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं पूरे आदर सम्मान के साथ, ईरान कह रहा है कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टोल चार्ज करूंगा, ये किस तरह की बात है भाई? अब कल मैं कह दूंगा कि हिंदुस्तान जो है, हमारी एयर स्पेस में कोई भी हवाई जहाज गुजरेगा, $100 जो है पर पैसेंजर चार्ज करूंगा, ये किस तरह की चीजें कि मैं टोल चार्ज करना शुरू करूंगा? 28 फरवरी से पहले कोई टोल नहीं एग्जिस्ट करता था, ऑल ऑफ अ सडन उनको टोल याद आ गया, क्योंकि उन्हें यूटिलिटी पता चल गई। इस तरह की अगर चीजें शुरू करते जाएं, हमारे पास तो इतनी बड़ी एयर स्पेस है, बहुत से कंट्रीज के, मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूं जिनके हवाई जहाज हमारे ऊपर से गुजरती है, $100 पर चाहिए हमें पैसेंजर, फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो है ईरान के ऊपर भी प्रिवेल अपॉन करना पड़ेगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीतियों के ऊपर बहुत सवाल खड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं अपने मित्र के साथ हूं। और दूसरी एक चीज और अपडेट कर दूं, ईरान की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है।
इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्रूड ऑयल के वेल से अगर क्रूड ना एक्सट्रैक्ट किया गया तो दे रन ड्राई, तो ईरान भी ज्यादा लंबा नहीं चला सकता। सर हम तो अब ये तो सुनते ही जा रहा हूँ 80 दिन से कि ईरान ज्यादा लंबा नहीं चला सकता, ईरान ज्यादा लंबा नहीं चला सकता, पर चलाते ही जा रहा है और दुनिया को हलकान करते ही जा रहा है और ट्रंप के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते देखते हैं कोट ऑफ द डे। बराबरी उनके साथ करो जो टक्कर के हों, जो पीछे बैठ के बोलते हैं, उनसे हम वैसे ही बहुत आगे हैं।